नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन एकेडमी में। हमने मौर्योत्तर काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको देख लिया है कि किस तरह के शासक आते हैं भारतीय साम्राज्य पे या भारतीय क्षेत्र पर जो शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इसमें हमने पश्चिमोत्तर भारत के हुए हमले या हम कहें मध्य एशिया से जो हुए हमले हैं उनको देख लिया। इसके साथ साथ जो भारत के अंदर के राजा हैं उनको भी देख लिया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई मौर्योत्तर काल के बाद वो कैसी थी और उससे संबंधित जो तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सबको देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को। तो अगर हम राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो हमको एक चीज मिलती है कि अब जो राजा है उसको देवता का स्थान मिल गया है। इससे पहले के जो राजा थे वो देवताओं द्वारा समर्थित थे। जैसे हम जब देखते हैं अशोक को, तो अशोक को देवताओं का प्रिय कहा जाता है, लेकिन अब जो राजा आएंगे वो खुद को ही देवता मान लेंगे। जैसे हमने देखा था गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वितीय को। तो इस तरह के राजा अब आएंगे और यह व्यवस्था जो है कि राजा देवता है, यह व्यवस्था हमको चीन में दिखती है। तो चीनी शासकों की ही तरह जो भारतीय राजा है वह खुद को देवता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुषाण शासक यह खुद को देवपुत्र जैसी उपाधियां देते हैं। सातवाहन साम्राज्य के राजा ये भी खुद को देवता ही मानते हैं या देवता ही मनवाते हैं। रोम का उदाहरण अगर हम देखें तो रोम में एक प्रथा थी कि वहां जो राजा हैं, पुराने राजा, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी और उनके मंदिर बनाए जाते थे। मतलब अगर कोई राजा है और उसका कोई पूर्वज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उस पूर्वज के नाम पे मंदिर बनेंगे और मूर्तियां बनेंगी। अब इससे क्या हो रहा था, तो देवकुल की परंपरा है। अब ये जो मंदिर और मूर्तियां होंगी इनको कहा जाएगा क्या, देवकुल या कुल देवता का नाम आपने सुना होगा। तो देवकुल या कुल देवता जैसी व्यवस्था बन जाएगी, अर्थात इनको पूजा जाने लगेगा। तो मंदिर भी बनेंगे और मूर्तियां भी स्थापित होगी। यह प्रथा कहां से चलती है, रोम से। और इसको अपनाएगा कौन, कुषाण सबसे ज्यादा अपनाएंगे। द्वैत शासन हमने देखा कि एक ही साथ दो राजा आपको मिलेंगे। अब द्वैत शासन में दो चीजें आप देखिए, एक तो एक साथ दो राजा मिलेंगे, दूसरा क्षेत्रवार बंटवारा भी हमको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं एक क्षेत्र है, इसमें पहले एक्स राजा होगा और फिर बाद में वाई राजा होगा। एक व्यवस्था यह होगी। दूसरे एक क्षेत्र में एक्स राजा होगा और दूसरे क्षेत्र में वाई राजा होगा, दोनों संयुक्त रूप से शासन करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था हमको मिलेगी और यह सबसे ज्यादा हमने कहा देखी थी, कुषाणों के काल में। इसके अलावा एक परिवर्तन और हम देखेंगे, मुक्त भूमि की जो दान में दी जाती थी। हमने देखा था ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। पहले जो ये भूमि दी जाएगी यह राजस्व फ्री होगी, मतलब यहाँ से टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण राजा का होगा। धीरे धीरे यह व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी और क्या होगा, जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह प्रशासनिक नियंत्रण भी अब छोड़ दिया जाएगा। तो टैक्स फ्री और प्रशासनिक नियंत्रण से फ्री अब भूमि दान में दी जाने लगेगी। इसमें हम देखते हैं कि सातवाहन सबसे पहले यह परंपरा प्रारंभ करते हैं। संयुक्त शासन व्यवस्था हमने देख ली कि दो राजा एक साथ शासन करते हैं। जैसे शकों और पार्थिनों का शासन अगर हम देखें तो ये दोनों एक ही समय काल पे संयुक्त शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। सामंतीकरण हम देख लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं छत्रप व्यवस्था। और यह छत्रप व्यवस्था क्या थी, एक अधिकारी के रूप में नियुक्त था कौन, राजा को कोई प्रतिनिधि जो किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करता था। अब हो जाएगा सामंतीकरण, मतलब जो टैक्स कलेक्शन का काम है प्लस उसी टैक्स से सैलरी लेने का काम है, या जो आय है सामंत की वह उसी टैक्स के पैसे से हो तो वो खुद ही ले लेगा। छत्र व्यवस्था में क्या था, टैक्स कलेक्ट होके जाता था राजा के पास और राजा फिर छत्रपों को भाग देता था। अब यहाँ जब सामंतीकरण व्यवस्था आएगी तो जो आपका टैक्स कलेक्शन है यह सामंत ही करेंगे और अपना हिस्सा काट कर फिर ये क्या करेंगे, राजा को टैक्स देंगे। तो बचा हुआ पैसा राजा के पास जाएगा, पहले पैसा आएगा किसके पास, सामंत के पास। तो यह व्यवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। अब कि ऐसी छत्र व्यवस्था जो हम मौर्य काल में देख रहे थे विकसित रूप में, अब वह परिवर्तित होकर सामंतीकरण व्यवस्था में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे शक और कुषाण शासन हम देखते हैं तो उसमें यह व्यवस्था हमको सबसे प्रभावित रूप में दिखती है। पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी जो कि पहले मौर्य साम्राज्य में भी हो रही थी। अब इसमें हम दंडनायक और महादंडनायक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति भी देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना यह एक सबसे बड़ा परिवर्तन है जो हमको देखने को मिलेगा कि जो राजा होंगे वह न सिर्फ भारतीय क्षेत्र पर बल्कि भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार करेंगे एक ही समय। इसमें हम जब देखेंगे कनिष्क को तो यह सबसे महत्वपूर्ण राजा हमको मिलेगा। इस तथ्य को आप समझिए कैसे, ये है कनिष्क का क्षेत्र। अब देखेंगे यहाँ विंध्य का क्षेत्र, चीन का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र और बंगाल तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जैसे हम देखिए उत्तर में तूफान नामक स्थान है कहाँ का, चाइना का, और पूर्व में बिहार तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक
और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान तक। तो आप देखिए अफगानिस्तान, चीन, इन सारे जगहों पर शासन व्यवस्था है। उसके साथ साथ भारत के क्षेत्र, तो हम देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी एक ही समय काल में शासन कर रहा है। व्यापार के विषय में हम देखें, जो सबसे विकसित मिलता है हमको मौर्योत्तर काल में, और इसमें ध्यान रखेंगे आप रोम का व्यापार, यह बहुत फेमस होगा। इसमें हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार होते हैं, जैसा मैंने बताया रोम से व्यापार, तो उसमें मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व, इसके साथ व्यापार बहुत तेजी के साथ होगा। अरब सागर के बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हम मिस्र को निर्यात करेंगे। हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ियां, ये सब हम निर्यात कर पाएंगे बंदरगाहों के माध्यम से। व्यापार में आप दो परिवर्तन देखेंगे, एक विदेशी व्यापार तेजी से होगा, दूसरा समुद्री मार्ग से व्यापार ज्यादा होगा। और उसके अलावा एक परिवर्तन मिलेगा मुद्रा व्यवस्था, कि अब नियमित रूप से मुद्राएं जारी की जाने लगेंगी, जिसके कारण क्या होगा, व्यापार और अधिक सुगम हो जाएगा और विस्तृत स्तर तक व्यापार होगा। व्यापारिक मार्गों की खोज होगी, और उसमें खास करके समुद्री मार्ग। इसमें हम देखेंगे कि अब समुद्री मार्ग से व्यापार अधिक होने लगा। पहले व्यापार क्या हो रहा था, स्थल मार्ग से ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब व्यापार में परिवर्तन होगा। व्यापार अब समुद्री मार्ग से ज्यादा होंगे, और जाहिर सी बात है जब समुद्री मार्ग से व्यापार ज्यादा होंगे तो जो बंदरगाह है इनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी या इनका महत्व बढ़ जाएगा। तो हम बड़े बंदरगाह भी विकसित होते हुए देखेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक खोजों में हम हो रहे परिवर्तन भी देखेंगे। जैसे मानसूनी हवाओं की खोज की जाती है कि मानसून किस प्रकार से काम करता है। जब यह व्यवस्था पता लग जाएगी तो इससे समुद्री मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनसे निपटने की तैयारी ज्यादा बेहतर की जा सकती है। या जब हमको समुद्री मार्ग में होने वाली घटनाओं की जानकारी होगी तो उसमें रोल ज्यादा कौन अदा कर रहा है, मानसूनी हवाएं। तो अगर हमको मानसूनी हवाओं के विषय में पता लग जाता है तो इससे भी समुद्री मार्ग काफी आसान हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं कि ईसा की पहली सदी के आसपास हिप्पालस नामक, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी। जब इन मानसूनी हवाओं की जानकारी हो जाएगी, समुद्र मार्ग और आसान हो जाएंगे और व्यापार और विकसित होगा। तो पश्चिम एशिया के बंदरगाह हैं, उनसे व्यापार सुगम होगा। इसके माध्यम से सिल्क रोड देखेंगे आप खास करके, जिससे चीन से लेके मध्य एशिया तक व्यापार हो रहा था। अब इस सिल्क मार्ग पर हम देखेंगे नियंत्रण हो जाएगा कुषाणों का, और उसके माध्यम से जो भारतीय व्यापार है वह इस सिल्क रोड का इस्तेमाल करेगा ज्यादा बेहतर ढंग से और व्यापार को बढ़ाएगा। तो आप देख रहे हैं थल मार्ग से भी प्लस आपका जल मार्ग से भी, दोनों मार्गों का विकास हो रहा है और उसके माध्यम से ओवरऑल ट्रेड बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण बंदरगाह अगर हम देखें तो हमको मिलते हैं पारबैरिकम, जो सिंधु के मुहाने पे है, अरिकामेडू, अरिकामेडू जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पूर्वी तट पे है, और बेरीगाजा जो कि आपका भड़ोच के क्षेत्र में है। तो महत्वपूर्ण बंदरगाहों का विकास होगा, समुद्री मार्गों का विकास होगा, सिल्क रोड का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ओवरऑल ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। और ये जो भड़ोच है, ये बेरीगाजा बंदरगाह भड़ोच का, यह हमको एक उन्नतशील बंदरगाह के रूप में मिलता है। खास करके मौर्योत्तर काल में नियमित रूप से मुद्रा जारी करने का काम किया जाएगा, और यह सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप देखेंगे जब व्यवस्था होगी वस्तु विनिमय की, तो इस वस्तु विनिमय में एक समस्या होगी, आवश्यकता का दोहरा संयोग। जैसे मान लेते हैं एक्स है और वाई है, इसको चाहिए आम और इसको चाहिए सेब। तो एक्स और वाई को अपनी डिमांड के हिसाब से उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो इस आम के बदले सेब दे दे और जो इस सेब के बदले आम दे दे। अगर यह संयोग मैच हो जाता है कि दोनों की आवश्यकता मैच हो जाती है, इसलिए कहा जाता है आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो दोनों की आवश्यकता अगर मैच हो जाती है तब तो ये ट्रेड हो पाएगा, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं होगा। इस समस्या को सॉल्व कर देगा कौन, मुद्रा। अब एक्स भी अपना जो प्रोडक्ट है इसको मुद्रा में ट्रांसफर कर देगा और उस आदमी से जाके सेब ले लेगा जिसके पास यह उपलब्ध है, और उसको ये पैसा ट्रांसफर कर देगा। वह आदमी मतलब नेक्स्ट आदमी जिससे सेब लेगा वह भी उसी मुद्रा का उपयोग करके अगला ट्रेड करेगा। तो जो ये आवश्यकता का दोहरा संयोग था, इसकी समस्या को सॉल्व कर दिया किसने, मुद्रा ने। इससे व्यापार और विकसित हमको मिलता है। इसमें आप खास चीज देखिए, जब हम व्यापार करेंगे रोम के साथ तो रोम के उत्पाद भारत में उतने फेमस नहीं होंगे। तब रोम के जो भी उत्पाद हैं उनकी आवश्यकता भारत में उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जो भारत के उत्पाद उनकी आवश्यकता रोम में बहुत ज्यादा होगी, उनकी बहुत डिमांड होगी। इसमें दो तीन चीजें आप देखें, एक तो आपका कपड़ा, दूसरा आपका मसाले, तीसरा आपका रत्न। तो इनकी डिमांड रोम में होगी, लेकिन जो रोम के उत्पाद हैं वह हमको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। तो इस वजह से जब मुद्रा व्यवस्था विकसित हो जाएगी तो रोम क्या करेगा, सोने में ट्रेड करेगा या सोने के सिक्कों से ट्रेड करेगा इन प्रोडक्ट्स का, और इससे रोम का सोना हमको भारत में आता हुआ दिखेगा। आप जब प्लिनी को देखेंगे तो वह इस बात पे बहुत चिंतित दिखेगा। स्ट्रैबो जैसा इतिहासकार आप देखेंगे वह भी बहुत चिंतित दिखेगा कि रोम का सारा सोना भारत में चला आ रहा है,
क्योंकि जो भारत के प्रोडक्ट है उनकी बहुत डिमांड है रोम में। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्रा व्यवस्था अब नियमित रूप से जारी है। इसमें हम देखेंगे कि कुषाण के काल से ही स्वर्ण के सिक्के जारी किए जा रहे थे और इसी व्यवस्था को आगे भी अपनाया जाएगा और गुप्त साम्राज्य भी क्या करेगा, इस व्यवस्था को जारी रखेगा, अर्थात नियमित रूप से सिक्के जारी रहेंगे, जिससे व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। व्यापार के विषय में हम और तथ्य देखें अगर, तो रोम के व्यापार की मैंने चर्चा की, तो रोम से क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ व्यापार हो रहा है। और एक पुस्तक हमको मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। यह पुस्तक किसने लिखी है यह हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात तय है कि यह कोई यूनानी नाविक था, अर्थात कोई ग्रीक का नाविक था जिसने यह पुस्तक लिखी है और वह भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार के विषय में बताता है। वो कहता है कि भारत से गोल मिर्ची, मोती, हाथी दांत, इन सब वस्तुओं का व्यापार रोम के साथ हो रहा था। और अपनी इस पुस्तक में ये बहुत सारे मार्गों की भी जानकारी देता है, भारतीय क्षेत्रों की भी जानकारी देता है जहां से व्यापार रोम के साथ तेजी से हो रहा था। प्लिनी नामक व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, कि इसको बहुत दुख है कि जो रोम का सोना है वह भारत में चला आ रहा है इस व्यापार के माध्यम से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो व्यापार होगा इस समय वह भारतीय पक्ष में होगा। ऐसा मैंने बताया पीछे कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड ज्यादा होगी, ना कि रोम के प्रोडक्ट्स की डिमांड भारत में ज्यादा। तो इसकी वजह से रोम का सारा सिक्का या रोम का जो धन है वह भारत में आएगा। इसी बात से यह दुखी है। मसाले खास करके देखेंगे आप दक्षिण भारत के, तो वह भी बहुत फेमस होंगे। इस क्षेत्र को आप देखिए, रोम के क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ठंड पड़ेगी। और रोम ही क्यों, देखिए आप पूरे यूरोप को देखिए, तो पूरे यूरोप में ठंड ज्यादा पड़ेगी। अब इस ठंड से बचने के लिए इनको अपने खाने को स्टोर करना पड़ेगा लंबे समय तक, क्योंकि जब ठंड इतनी ज्यादा पड़ेगी, बर्फबारी इतनी ज्यादा होगी, तो इस खाने को स्टोर करने के लिए इनको कुछ ऐसा रसायन चाहिए जो इस खाने को लंबे समय तक स्टोर रख सके। इस रसायन का काम करेगा कौन? मसाले। ये मसाले इतने उपयोगी होंगे कि इस खाने को लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। दूसरे, इन मसालों के सेवन से जो एक टेम्परेचर भी मिलेगा, क्योंकि ये मसाले गर्म, तो इन मसालों के खाने से जो यूरोप के लोग हैं उनकी बॉडी भी थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगी। तो उन सब की वजह से इन मसालों का निर्यात बहुत तेजी से होगा, भारत के कपड़े बहुत फेमस हो जाएंगे, उनका निर्यात भी तेजी से होगा भारत से। तो इन सब की वजह से रोम में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। स्ट्रैबो भी लिखता है, जैसा मैंने पीछे बताया था कि प्लिनी और स्ट्रैबो दोनों बहुत चिंतित हैं। यह कह रहा है कि जो भारतीय व्यापार है यह बहुत तेजी से पूरे रोम में फैल रहा है और यह रोम के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। स्ट्रैबो ज्यादा बात करेगी कपड़े की। यह कहेगा जो कपड़ा है, भारतीय कपड़ा, यह इतना फेमस हो जाएगा रोम में कि हमको रोम के घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो कपड़े के हैं वह हमको भारतीय कपड़ों से ही भरे मिलते हैं। तो इस तरह की बातें करेगा कौन? स्ट्रैबो। प्लिनी क्या करता है, एक सूची देता है, एक लिस्ट देता है, जिसमें वो बताता है कि भारत से कितने रत्न और किस किस तरह के रत्न इन यूरोपीय देशों को ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये कहता है कि जो भारत की नदियां हैं वह रत्न धारक, मतलब उनमें इतना रत्न है जो यूरोप में बांटा जा रहा है जाके, और यूरोप का धन चला रहा है कहां पर? भारत में। तो इस तरह की बातें प्लिनी और स्ट्रैबो हमको करते हुए दिखेंगे। जो पेरिप्लस हमने पुस्तक की बात की, उसने एक चीज दिया है सुक्ति। सुक्ति कहेगा किसको? मोती को, जो कि उसको पांड्य साम्राज्य से मिलता है। और उसके लिए जो क्षेत्र है कौन सा? काल्की क्षेत्र, मतलब पांड्य साम्राज्य का काल्की क्षेत्र इसको मोती के लिए फेमस मिलेगा, जिस मोती को नाम दिया जाएगा सुक्ति। तो यह अपनी पुस्तक में कहता है कि ये सुक्ति नामक मोती पांड्य साम्राज्य से इन यूरोपीय देशों को जा रहा है। अगर हम रोम को जाने वाले सामान में देखें तो जैसा बताया, काली मिर्च, मोतिया, हीरे, इन सब का एक्सपोर्ट हो रहा है और भुगतान के रूप में हमको स्वर्ण मिल रहा है। एक परिवर्तन हम और देखेंगे, क्योंकि ये स्वर्ण मुद्राएं आप देखिए यह रोम में जारी हो रही हैं, जो भारत में आ रही है। तो इससे जो ये मुद्रा जारी करने का सिस्टम है, इस सिस्टम को कौन सीखेगा? भारतीय राजा या भारत पर शासन करने वाले राजा। तो कुषाणों को जब हम देखेंगे तो एक मुद्रा जारी करेंगे दिनार नाम से, जो कि होगी सोने की मुद्रा, और इसको सीखा इन्होंने कहां से है? रोम से। एक तथ्य आप समझिए, रोम में एक मंदिर है जिसको कहते हैं देवी जूनो का मंदिर। कहते हैं कि यही देवी जूनो का मंदिर वह केंद्र था जहां से सबसे पहले मुद्रा जारी की गई। तो देवी जूनो के मंदिर से मुद्रा जारी करने का प्रथम विवरण हमको मिलता है। तो भारतीय राजाओं ने भी रोम के क्षेत्र से मुद्रा जारी करने का सिस्टम सीखा और उसमें हम कुषाणों को देख रहे हैं। यहां तक स्थिति यह आ गई कि रोम का सारा धन भारत में इतनी तेजी से आने लगा कि जो रोमन लोग हैं उनको भारत के साथ व्यापार बंद करने के लिए कई कदम उठाने लगे। लेकिन आप फिर समझिए, डिमांड है और जब यह डिमांड रहेगी तो किसी न किसी हालत में व्यापार चलता रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे प्रयास होंगे कि भारतीय व्यापार कम हो जाए या थोड़ा शिथिल पड़ जाए, जिससे रोम का धन बाहर न जाए। लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड ऐसी होगी कि यह व्यापार लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा जब हम देखते हैं संगम काल, जब हम पढ़ेंगे आपका दक्षिण भारत का इतिहास, तो वहां पे हमको ये मिलेगा
तो वहां हम देखेंगे संगम काल में कि हमको यमन व्यापारियों की बस्तियां भी मिलती हैं इनके ग्रंथों में, संगमकालीन ग्रंथों में। तो यमन व्यापारियों की क्या होगी, बस्तियां बसाई जाएंगी, जिससे यह आसपास के क्षेत्र पर व्यापार करते थे। कॉन्सेप्ट समझिए क्या था, व्यापारी आते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यातायात के साधन ऐसे नहीं थे कि ये बहुत जल्दी जल्दी व्यापार करे, तो एक लंबे समय तक के लिए, 1 महीना 2 महीने के लिए ये लोग आते थे कम से कम, और आसपास के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। यहाँ से क्या करते थे, प्रोडक्ट को इकट्ठा करते थे, फिर इस सारे प्रोडक्ट को क्या करते थे, ले जाते थे कहाँ, रोम में, और वहां फिर इसका व्यापार करते थे। आम आदमी खरीदने थोड़ी ना आता था, व्यापारी आते थे, व्यापारी खरीदते थे यहाँ से और वहां ले जाके बेचते थे। इससे व्यापारियों को लाभ होता था, भारतीयों को लाभ होता था, और जो रोम के लोग हैं उनको अपनी आवश्यकता की वस्तु मिल जाती थी। तो इस तरह से हमको व्यापारी मिलते हैं। अब यह व्यापारी जब 1-2 महीना किसी क्षेत्र विशेष पर रहेगा तो हमको बस्तियां बसती हुई दिखेंगी, क्योंकि एक ही व्यापारी थोड़ी ना आएगा, कई सारे व्यापारी आएंगे, समय के साथ अलग अलग व्यापारी आएंगे। तो मान लेते हैं अगर 10 व्यापारी हैं तो एक आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, या फिर हो सकता है यहाँ फिर तब तक दूसरा फिर से आ जाए। तो हो सकता है एक समय काल में हमको ऐसे 200-400 व्यापारी लगातार बने मिले, इसीलिए इनकी बस्तियां बसाई जाएंगी। तो हम देख रहे हैं संगम काल में हमको ऐसी बस्तियां भी मिलती हैं, जिससे ये साबित होता है कि रोम से व्यापार अस्थायी रूप से चल रहा था, एक विस्तृत रूप से चल रहा था और लगातार चल रहा था। ये हम समझ पा रहे हैं। जो तमिल कविताएं हैं उनमें हमको मुजिरिस, नागपट्टम, इन बंदरगाहों के विषय में जानकारी मिलती है। और यूनान से एक चीज मिलती है कि मदिरा, यह आता है भारतीय क्षेत्रों में, और भारतीय क्षेत्रों के प्रोडक्ट जाते हैं यूनान में। तो यूनान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े लिमिटेड मिलेंगे आपको जो भारतीय क्षेत्रों में आएंगे, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट आपको ज्यादा दिखेंगे यूनान जाते हुए या रोम में जाते हुए। तो जैसे हमने बताया कि ये मुजरिस नामक एक बंदरगाह, नागपट्टम नामक बंदरगाह, मुजरिस कहाँ मिलेगा आपको, केरल के क्षेत्र में, नागपट्टम आपको मिलेगा पांड्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो इनसे व्यापार हो रहा था। अरिकामेडु जैसे मैंने बात की थी बहुत फेमस है, अरिकामेडु में खुदाई हुई 1945 के आसपास। तो यहाँ से हमको रोमन मृदभांड बड़ी संख्या में मिलते हैं। एक रोमन व्यापारिक बस्ती है यह, वह भी प्रमाण हमको मिलता है। तो बस्ती बसाई जाएगी क्या हम समझ पा रहे हैं। अरिकामेडु के विषय में जो यह पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी नामक पुस्तक है, यह नाम देता है इसको क्या, पेडोक। जैसा मैंने बताया कि इस पुस्तक में भारतीय क्षेत्रों के नाम भी आपको दिए जाएंगे, तो उसमें हमको मिलेगा पेडोक नाम, जो कि है किसका, अरिकामेडु का नाम। और अरिकामेडु क्या है, एक व्यापारिक बस्ती और बंदरगाह क्षेत्र। जब इस स्थान की खुदाई हुई तो हमको ये पता लगता है कि कुषाण काल में यह स्थान सबसे फेमस था, उसी काल में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो यह समय काल कब मिलता है, ईसा की पहली और दूसरी सदी, उसमें इस स्थान का सबसे ज्यादा विकास होता है। भारतीय गोल मिर्च की डिमांड बहुत ज्यादा होती है रोम के क्षेत्र में, और इसको यमन प्रिय के नाम से जाना जाता है। मतलब यमनों को यह प्रिय है, और इतना प्रिय है कि इसका नाम ही यमन प्रिय रख दिया जाता है। तो गोल मिर्च की डिमांड आती यह बहुत ज्यादा दिखती है हमको। तो कश्मीर का क्षेत्र है, कौशल का क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है, कलिंग का क्षेत्र है, यह सब हमको मिलेंगे किसके लिए, हीरे के लिए फेमस। और यहाँ से हीरे का व्यापार होगा कहां तक, रोम तक। जो बंगाल का क्षेत्र है यह हमको फेमस मिलेगा मलमल के वस्त्रों के लिए, यहाँ से मलमल के वस्त्र जाएंगे जो मगध के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं और रोम को सप्लाई हो रहे हैं। ईरान में अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज मिलती है हमको कि 320 टैलेंट सोना प्रतिवर्ष भारतीय साम्राज्य के लोग ईरानी साम्राज्य को दे रहे थे। अब यह क्यों हो रहा होगा, ये आप समझिए। शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है कि नजराने के तौर पे दे रहे थे, लेकिन जब आप क्षेत्र देखिए, यूनान का क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां पर आपको मिलेगा क्या, ईरानी साम्राज्यों का शासन। और जब आपको ईरानी साम्राज्यों का शासन मिलेगा तो ये लोग अपने क्षेत्र से गुजरने के लिए कि इनका माल, यूनानियों का माल या भारतीयों का माल आसानी से इनके क्षेत्र से जाए बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के या सैनिक हस्तक्षेप के या अन्य तरह के किसी लोकल लोगों के हस्तक्षेप से, तो उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं एक नियमित रूप का, जो हमको मिल रहा है 320 टैलेंट सोना। इस तरह की व्यवस्था आपको कई साम्राज्यों में मिलेगी। जैसे मान लेते हैं एक क्षेत्र ये हो गया और दूसरा क्षेत्र ये हो गया, और इनके बीच में एक व्यापारिक मार्ग है। तो इन व्यापारिक मार्गों में कई बार सुविधाएं बनाई जाती हैं, जैसे रहने की व्यवस्था, ऊँगों की व्यवस्था, ये सब मिलेगा आपको। तो उसके बदले में टैक्स लिया जाएगा। हो सकता है यह टैक्स नियमित रूप से लिया जाए। नियमित रूप से मतलब जितनी बार ये जाएंगे इधर से इधर, या जितनी बार इधर से इधर आएंगे उतनी बार ये टैक्स लिया जाए। या हो सकता है कि यह एक फिक्स टैक्स हो कि आप एक बार इतना पैसा दे दीजिए, फिर आप पूरे साल व्यापार करते रहिए। तो ये 2 तरह के टैक्स हमको मिलेंगे। इसी में हम देख रहे थे कि एक फिक्स टैक्स जैसा सिस्टम है जो ईरानी साम्राज्य को भुगतान किया जा रहा है, जिससे व्यापार चल सके। कावेरी पत्तम आप ध्यान रखिए, बहुत प्रमुख बंदरगाह है जिसकी चर्चा हमको आधुनिक भारत में भी काफी विस्तृत स्तर पर मिलेगी। यह हमको
नगर के रूप में बाद में विकसित मिलेगा। जो कावेरी पत्तम का बंदरगाह है यह नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। क्यों? क्योंकि व्यापारिक बस्तियां बसेगी। आप देखेंगे ज्यादातर व्यापारिक बस्तियां आपको बंदरगाहों के समीप ही दिखेंगी। अब ये क्यों? क्योंकि व्यापार आसानी से हो सके, जिससे वो अपने सामान को आसानी से ट्रांसफर कर सके, तो बंदरगाहों के समीप हमको दिखेंगी। तो कावेरी पत्तम का भी नाम इसमें फेमस है। तक्षशिला हमने देखा जो मौर्य साम्राज्य में बहुत फेमस था, अब यह माल संग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। माल संग्रह कैसे? जो व्यापार होगा यूनान से और भारतीय साम्राज्यों के बीच, तो इसके लिए एक बीच में क्या हो गया, स्टॉपेज सेंटर हो गया कि भारतीय साम्राज्य के सामान इस क्षेत्र पर आएंगे, यूनानी साम्राज्य के सामान इस क्षेत्र पर आएंगे, दोनों का आपस में यही एक्सचेंज होगा और फिर भारतीय सामान भारत में चला आएगा, यूनानी समाज यूनान में चला जाएगा। तो यह व्यवस्था हमको मिलती है कहां पर? तक्षशिला। तो तक्षशिला पर तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी और यह व्यापार को विकसित करने में मददगार साबित होगा। उज्जैनी का अगर हम नाम देखें तो यह हमको एक व्यापारिक केंद्र के रूप में मिलता है और यह भी मददगार होता है इस व्यापार को आसान करने के लिए। वाणिज्य के विषय में अगर हम देखें तो मुद्राओं का प्रयोग हो रहा है, जैसा मैंने बताया कि नियमित रूप से मुद्राएं जारी होंगी और यही हमको मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती है। जो शिल्पी है, जो कारीगर है, उनकी स्थिति में भी हमको सुधार होता हुआ मिलेगा और जो राजकीय संरक्षण है इन शिल्पियों को और कारीगरों का हमको मिलेगा। एक परिवर्तन और होगा इन शिल्पियों की स्थिति में। जब हम आपका देखेंगे मौर्य काल, तो मौर्य काल में क्या होगा, यह जो शिल्पी है या जो कारीगर है ये अधीन होंगे किसके? राजा के। और जब यह राजा के अधीन होंगे तो राजा द्वारा तय पारितोषिक या मेहनताना इनको मिलेगा अपने काम के बदले। लेकिन जब आएगा मौर्योत्तर काल, अब ये शिल्पी क्या होंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे और जब यह स्वतंत्र हो जाएंगे तो अपना पारितोषिक क्या करेंगे? स्वयं तय करेंगे। उससे इन शिल्पियों की क्या होगी? आय बढ़ेगी। और एक चीज आप देखेंगे, क्योंकि राजा द्वारा जो संरक्षित शिल्पी थे या जिन शिल्पियों की नियुक्ति राजा करते थे, तो उनमें हमको वो सारे शिल्पी नियुक्त होते हुए नहीं मिलेंगे जो काम कर सकते हैं। मतलब राजा जिनको नियुक्त करेगा वही शिल्पी के रूप में काम करेगा। लेकिन जब ये ओपन सिस्टम हो जाएगा कि कोई भी शिल्पी का काम करे और उसको अपने काम के बदले में मेहनताना मिलेगा, खराब काम करेगा कम मेहनताना मिलेगा, अच्छा काम करेगा ज्यादा मेहनताना मिलेगा, बहुत अच्छा काम करेगा तो बहुत ज्यादा मेहनताना मिलेगा। इससे क्या होगा, जो शिल्पी है इनमें हमको वैरायटी मिलेगी, जो भी काम करना चाहे वो काम कर सकता है। इसीलिए हम इन शिल्पियों में देखेंगे कि आपके जो ब्राह्मण हैं, जो आपके क्षत्रिय हैं, ये सब भी शामिल होंगे इन शिल्पियों में और नियमित रूप से काम करेंगे। तो हम देख रहे हैं मौर्य काल में यह विकसित होती है और अलग अलग प्रकार के शिल्पी हमको मिलेंगे क्योंकि इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। जैसे हम बात करें जातक कथाओं की तो उनमें हमको 18 प्रकार के शिल्पी मिलते हैं। दीघ निकाय की बात करें 24 प्रकार के शिल्पी मिलते हैं। महावस्तु की बात करें 36 प्रकार के शिल्पी मिलते हैं। मिलिंद पन्हों की बात करें हम तो 75 प्रकार के शिल्पी हमको मिलते हैं। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि शिल्पियों में इतनी वैरायटी मिल रही है क्योंकि अब यह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, साम्राज्य के अधीन नहीं है। और इसी वजह से हम देखेंगे इन शिल्पियों के क्या होंगे, नगर विकसित होते हुए हमको मिलेंगे क्योंकि किसी स्थान विशेष पे ये रहेंगे और वहां से अपने काम को करेंगे। आपने आज के डेट में भी सुना होगा लोहारों की बस्ती या कुम्हारों की बस्ती, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। तो ये जो बस्ती का सिस्टम है कि एक ही जगह ये शिल्पी रहते थे और अपने काम को करते थे, यह व्यवस्था आपको मौर्योत्तर काल से ही मिलेगी या उससे पहले भी मिलेगी, लेकिन मौर्योत्तर काल में यह बहुत विकसित रूप से हमको मिलेगी। और शिल्पी क्योंकि धनी हो जाएंगे और जब यह धनी हो जाएंगे तो नगरों के रूप में विकसित इनके क्षेत्र हमको मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं एक व्यापारिक बस्ती है शिल्पियों की और यहाँ के शिल्पी धनी है। अब जो किसान होगा वह क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बेचने आएगा इन शिल्पियों के क्षेत्र में, तो यहाँ क्या होगा, बाजार लगेंगे। इसी में आपको मंडी जैसी व्यवस्था दिखेगी कि मंडी लगी है, वहां से जाके सामान खरीद लो। तो बस्तियों के आसपास मंडियां लगेंगी और इन मंडियों में किसान या अन्य लोग हैं, जैसे दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं या किसी अन्य प्रकार का प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले लोग हैं, एक स्थान विशेष पे ये एकत्र होंगे और यह बस्ती धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नगरों के रूप में विकसित हो जाएगी। तो इस तरह के परिवर्तन हमको मिलेंगे। और हम अगर देखें तो कारीगरों की स्थिति है वो किस स्तर तक है, तो शिल्पी श्रेणियों की हमने बात की थी। शिल्पी श्रेणियां मतलब जो शिल्पी हैं अब वह क्या करेंगे, ग्रुप बनाकर रहेंगे, तो श्रेणी व्यवस्था हमको मिलती है। तो इन शिल्पी श्रेणियों का गठन होगा जिसमें हम देखेंगे श्रेणी, निगम, पूरा, सार्थवा, इन नामों से हमको व्यापारिक संगठन मिलेंगे। ये सार्थवा आप जरूर याद रखिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्थवा क्या है। तो यह व्यापारियों की या शिल्पियों की श्रेणी है। जो मथुरा क्षेत्र है, जो दक्कन का क्षेत्र है, वह सब हमको फेमस होता हुआ मिलेगा और इन क्षेत्रों के अभिलेखों में इन श्रेणियों का वर्णन हमको मिलेगा। कहाँ पे, दक्कन के क्षेत्र में और मथुरा के क्षेत्र में। जो पश्चिमी दक्कन है यहाँ पे हमको गोवर्धन, जिसे वर्तमान में नासिक के नाम से जाना जाता है, तो यह गोवर्धन हमको शिल्पी श्रेणियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मिलेगा। आप देखिए
प्राचीन काल में यह गोवर्धन नाम से बसा, वर्तमान समय में यह नासिक के नाम से है। तो शुरुआती समय पे बस्तियां बसेंगी, फिर वो नगर में परिवर्तित होंगे, ये नगर महानगर बन जाएंगे और जिनको आज वर्तमान के समय में आप शहरों के रूप में देख रहे हैं वह कुछ इस तरह से डेवलप हुए हैं। जो मथुरा का क्षेत्र है वहां पर हमको एक लेख मिलता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो आटा पीसने वाले कारीगर हैं उनके पास एक प्रमुख ने अपना धन जमा करवाया था। तो जाहिर सी बात है अगर अपना धन जमा करवा रहा है तो यह व्यक्ति क्या है, धनी है और विश्वास पात्र भी है। तो हमको इस तरह के व्यवसायी विकसित होते हुए मिलेंगे। गांधी शब्द आपको पीछे भी मिला था। गांधी शुरू में क्या होंगे, इत्र के व्यापारी, लेकिन धीरे धीरे ये लोग सभी चीजों का व्यापार करने लगेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी कौन है तो इन्हें आप बताएंगे व्यापारी, और स्पेशली आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे शुरू में ये इत्र के व्यापारी हैं। इनके भी सिक्के हमको मिलेंगे। मतलब अब जो आपके व्यापारी हैं वह इतने सबल हो जाएंगे कि राजा के नाम पर सिक्के जारी करेंगे, इनको यह अधिकार मिलेगा। कई बार यह व्यापारी स्वतंत्र रूप से भी हमको सिक्के जारी करते हुए मिलेंगे। राजा क्या करेगा, मानक तय कर देगा कि इस मानक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं, तो यह व्यापारी भी सिक्के जारी करेंगे किसी राजा के क्षेत्र में। और मथुरा का क्षेत्र जैसे बताया, दक्कन का क्षेत्र, वह सब फेमस हो जाएगा इन श्रेणियों के लिए या इन व्यापारियों की बस्तियों के लिए। स्टैबो लिखता है कि अगर किसी शिल्पी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो किसी तरह की क्षति पहुंचाई जाती है, तो क्षति पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। मतलब राजकीय संरक्षण मिल रहा है इन शिल्पियों को, इसीलिए यह इतने विकसित होते हुए हमको मिल रहे हैं। दूसरा, स्वतंत्र रूप से ये लोग काम कर रहे हैं, वह भी इनके विकास में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इन्हीं सब में हम देखेंगे जो आपका नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, इन सब ग्रंथों में भी हमको इन श्रेणियों की अलग अलग श्रेणियां दिखेगी। तो ओवरऑल कुल मिला के, चाहे वो हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, चाहे हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, चाहे हम वो स्मृति ग्रंथों की बात करें, उन सब में हमको ये दिखेगा कि ये श्रेणी इस समय बहुत मजबूत अवस्था में हमको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम समझें तो यूनानी साक्ष्य कहते हैं कि जो व्यवसायी है यह ज्यादातर हमको अनुवंशिक मिलते हैं, अर्थात एक ही वंश के लोग किसी व्यवसाय विशेष से जुड़े हुए हमको मिलते हैं। जैसे लोहार है तो यह पूरी संभावना है कि लोहार का बेटा क्या होगा, लोहार बनेगा। अगर कोई बढ़ई है तो बढ़ई का बेटा हमको क्या मिलेगा, बढ़ई के रूप में। कोई सुनार है तो सुनार का बेटा मिलेगा किस रूप में, सुनार के रूप में। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी अब इन व्यापारिक संघों में शामिल होंगे और उद्यमों को करेंगे। पहले ये क्या होता था, सामान्य रूप से नहीं होता था। मतलब किसी स्थिति विशेष में ये लोग किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाते थे। ब्राह्मण अपना धर्म तब छोड़ता था, धर्म का मतलब यहाँ जो उसके लिए डिसाइडेड कर्म था, तो वह तब छोड़ता था जब कोई विशेष स्थिति होती थी। क्षत्रिय के साथ भी यही फॉर्मूला लागू था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि यह ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी चयन की सुविधा के अनुसार किसी उद्यम को अपना रहे हैं। अब इन पे व्यवस्था नहीं है कि किसी दूसरे उद्यम को करे, बल्कि यह अपनी मर्जी से दूसरे उद्यमों को अपनाएंगे और उस उद्यम को करेंगे जिसमें इनकी क्षमता है। तो यह हमको कहाँ मिलेगा, बौद्ध साहित्यों में और अलग अलग अन्य संदर्भों में भी हमको यह चीज मिलती है। इसके अलावा हमको मिलेगा स्थिति पत्र या संविद पत्र। तो यह एक तरह का एग्रीमेंट लेटर जैसा सिस्टम हमको मिलेगा कि जो आपके व्यापारी हैं, जो आपके औद्योगिक समूह है, यह आपस में लिखित समझौते के रूप में एग्रीमेंट करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं जो वाणिज्य है, व्यवसाय है, उसका क्या हो रहा है, निगमीकरण। एक सम्राट स्कंदगुप्त का जो कि संबंधित है किससे, गुप्त साम्राज्य से, तो उनका इंदौर ताम्र अभिलेख हमको जब मिलता है तो इसमें कहा जाता है कि एक सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए जो तेल सप्लाई होता था डेली, उस तेल सप्लाई करने के लिए भी एक एग्रीमेंट जैसा व्यवस्था हमको मिलता है जो कि पैलियों के साथ या तेलियों के साथ की गई है। तो इस तरह के एग्रीमेंट आप देख रहे थे जिसकी बात यहाँ की गई थी कि व्यापारी और औद्योगिक संस्थाओं के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं। इसी तरह के कुछ एग्रीमेंट हमको अन्य लोगों के बीच भी होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ कौन कर रहा है एग्रीमेंट, जैसे आप देखिए एक ब्राह्मण कर रहा है कि आप डेली जो है तेल की सप्लाई करेंगे इस मंदिर में, जिससे दिया लगातार जलता रहे या नियमित रूप से दिया जलता रहे। उसके लिए एक निश्चित धनराशि तय कर ली गई पहले से और सप्लाई की सारी शर्तें तय कर ली गई। तो यह व्यवस्था हमको मिलती है। पूर्वी मालवा की राजधानी हमको मिलती है विदिशा। विदिशा हम देखेंगे तो यहाँ के हाथीदार और जो दस्तकार है वह दान देंगे, ये सारे उल्लेख हमको मिलते हैं। उरैयूर या अरिकामेडु, फिर से देखिए अरिकामेडु चर्चा में है, इसलिए मैंने अरिकामेडु को कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उरैयूर और अरिकामेडु को अगर हम देखें तो यह अपने सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ब्याज दर हमको दिखता है एक निश्चित रूप से। अब इससे क्या होगा, जो सूद पर पैसा देने की व्यवस्था थी वह जो है अब नियमित होती हमको दिखेगी। जब हमने देखा था बौद्ध धर्म को और उससे पहले हमने देखा था ब्राह्मणवादी समाज को, तो ये दोनों, चाहे वो आपका ब्राह्मणवादी समाज हो चाहे वो बौद्ध धर्म हो, यह इन सूदखोरों को या ब्याज पर पैसा लेकर जीने वालों को, दोनों लोग, चाहे जो ब्याज पर पैसा दे रहा है
या जो ब्याज पे पैसा ले रहा है, इन दोनों को नीचा मानते हैं। ब्राह्मणवादी इनको क्या कहते हैं? अधम कहते हैं। एक शब्द हमने देखा था। इसी तरह से बौद्ध धर्म में क्या है, यह लोग ये तय करते थे कि अगर किसी को संघ में आना है तो उसे अपने लेनदार से या जिससे उसने कर्जा लिया है उससे अनुमति पत्र लेकर आना होता था। तो जाहिर सी बात है कि फ्री मूवमेंट नहीं था जिसने उधार पर पैसा लिया है। लेकिन मौर्योत्तर काल में ये जो ब्याज दर क्या हमको नियमित होती मिलेगी। इसमें हमको मनुस्मृति और गौतम ग्रंथ इन दोनों में हमको उल्लेख मिलेगा। याज्ञवल्क्य स्मृति भी कुछ इसी तरह का उल्लेख करती है कि जो ब्राह्मण है उनके लिए 2% ब्याज, जो क्षत्रिय हैं उनके लिए 3% ब्याज, जो वैश्य हैं उनके लिए 4% और जो शूद्र हैं उनके लिए 5%। तो आपको एक वर्णवाद मिलेगा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर सूद पर पैसा दिया जा रहा है, जिसको निम्न वर्ण का माना जा रहा है उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा दिया जा रहा है। लेकिन नियमित होती व्यवस्था हमको मिलेगी कि अब सूद पर पैसा लेना अधम नहीं है। तो एक सोशल चेंज हमको मिलेगा। बुराइयां तब भी इसमें विद्यमान है लेकिन सोच में परिवर्तन मिलेगा कि सूद पर पैसा लिया या दिया जा सकता है, जो कि ब्राह्मणवादी समाज और बौद्ध धर्म में शुरुआती चरण में हमको नहीं दिखता है। इसके अलावा सिक्के हम देखेंगे तो नियमित रूप से जारी होने लगे और इनमें फेमस होंगे सोने के सिक्के जो आएंगे आपके रोम से, प्लस भारतीय राजा भी इसको जारी करेंगे, जिसमें हम सबसे ज्यादा फेमस देखते हैं कुषाणों को। तो सोने के सिक्के चलेंगे जिनको कहा जाएगा निष्क, स्वर्ण और पल। 3 नाम से आपको सोने के सिक्के मिलेंगे, निष्क के नाम से, स्वर्ण के नाम से और पल के नाम से। निष्क आपसे पूछा जा चुका है, आप इस पल को जरूर याद रखिएगा। पूरी संभावना है कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि यह क्या है, या तीनों को दे दे कि निष्क, स्वर्ण और पल यह तीनों क्या है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सोने के सिक्के हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जो चांदी के सिक्के हैं इनमें हमको शतमान मिलता है। तांबे का सिक्का अगर हम देखें तो इनमें हमको कांकड़ी नामक एक शब्द मिलता है। तांबे का सिक्का कांकड़ी, चांदी का सिक्का शतमान और सोने के सिक्के हमको मिलते हैं। एक हमको सिक्का मिलेगा काशार्पण का। तो काशार्पण किसे कहा जाएगा? जिनमें ये चारों चीजें शामिल होंगी। कौन सी? सोना, चांदी, तांबा और शीशा भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 4 धातुओं की जो सिक्काएं हैं, सोना, चांदी, तांबा और शीशा, यह हमको मिलेगा किस रूप में? काशार्पण सिक्का के रूप में। व्यापारिक संघ हमने विकसित हुए देखे थे, जिनमें हमको मिलेंगे सेठ, जो कि उत्तर भारत में हमको विकसित मिलेंगे। जो श्रेणियां हैं, जैसे व्यापारियों की हमने बस्तियों की बात की, उसके अलावा जो व्यापारी हैं उनके संघ की हमने बात की। तो जो व्यापारिक संघ है वह होंगे कौन? श्रेणी। इन श्रेणियों को उत्तर भारत में कहा जाएगा सेठ, और जब हम चले जाएंगे दक्षिण भारत में तो इनको सेठी या केटियार के नाम से जाना जाएगा। श्रेष्ठी शब्द मिलेगा आपको, जो निगम का क्या है? प्रधान है। निगम मतलब व्यापारिक संघ, तो इनका प्रधान मिलेगा हमको कौन? श्रेष्ठी। प्रमुख मिलेगा हमको जो श्रेणी का प्रधान है, और ज्येष्ठक शब्द मिलेगा हमको जो पूग का प्रधान है। समाज और धर्म के विषय में देखें तो इस समय सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुआ, अगर हम उसके विषय में जाने तो शिल्पी हमको मिलते हैं तो बहुत अच्छी अवस्था में इस साम्राज्य में हमको या इस समय काल में हमको मिलते हैं। इनमें हम देखेंगे अधिकतर हमको शूद्र वर्ण से मिलेंगे। वर्ण संकर समाज स्थापित हो चुका है, इसमें विदेशी आक्रमणों के कारण यह सबसे ज्यादा प्रभावित रूप से मिलेगा। अब देखिए, जब आपके होंगे विदेशी आक्रमण तो इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, और जब यह व्यापार बढ़ेगा तो इस व्यापार में क्या होंगे? हिस्सेदार, मतलब सारे लोग क्या होंगे? शामिल होना चाहेंगे इस व्यापार में। तो उसमें हमको ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, वैश्य भी, ये सब क्या होंगे? शामिल होंगे इस व्यापार में। तो यह वर्ण संकर की समस्या उत्पन्न कर देगा, ऐसा मान रहा है कौन? मनुस्मृति। मनुस्मृति कहता है कि जो ये विदेशी आक्रमण हुए हैं उनकी वजह से ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग अपने वर्ण के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर उस काम को कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। तो यह सब कुछ हमको मिलेगा। कौटिल्य ने भी कुछ इसी तरह की बात की है। यह व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। मनुस्मृति क्या कहता है कि जो धार्मिक संस्कार है ब्राह्मणों के, उनकी अवहेलना कर रहे हैं ये यवन, शक, पहलवादी। इसी के कारण शूद्रों जैसी स्थिति हो जाएगी इन आक्रमणकारियों की। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो यवन हो, चाहे शक हो, चाहे पहला हो, ये क्या कर रहे हैं? व्यापार को विकसित कर रहे हैं। और व्यापार कार्य किसका है? मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों का, कि शूद्र ही व्यापार करेंगे। तो जब ये लोग व्यापार में हिस्सा लेंगे या व्यापार को क्या करेंगे? प्रोत्साहित कराएंगे, तो उनमें हमको दिखेगा कि इनको शूद्रों की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन कह रहा है? मनुस्मृति। तो एक वर्ण संकर समाज विकसित हुआ हमको मिल रहा है, जिसमें किसी के वर्ण के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह कौन सा काम कर रहा है। महाक्षत्रप सोनदास के समय हमको एक अभिलेख मिलता है कि भागवत वासुदेव के मंदिरों में वेदिकाओं के निर्माण किए जा रहे हैं। तो धर्म व्यवस्था में जैसा हमने बताया कि वेदिकाओं का निर्माण भी कोई कर सकता है, व्यापार भी कोई कर सकता है, ये सब कुछ हमको मिल रहा है। तो इसी को कहा जाता है वर्ण संकर समाज। यह विकसित हुआ हमको मिलता है। एक देवता को मिलेगा हरिहर के नाम। तो अब आपका जो ये हरिहर नामक देवता है, यह कौन है? जब हम देखेंगे विष्णु
प्लस शिव। तो विष्णु और शिव का जो सम्मिलित रूप है यह हमको मिलेगा किसके रूप में? हरिहर देवता के रूप में। इस देवता की जो महत्वता है वह हमको इस मौर्य काल में दिखेगी। यहाँ तक जो राजकीय चिन्ह है, जैसे हम कुश की स्वर्ण मुद्राएं देखें तो उन पर भी हमको ये देवता दिखते हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे ये हरिहर नामक देवता इतना फेमस आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन मौर्योत्तर काल में आपको विष्णु और शिव के सम्मिलित रूप के रूप में, जैसे हमने संकल्पना देखी थी अर्धनारीश्वर की, आधा पुरुष और आधा नारी, इसमें हमने देखा था शिव को स्पेशली अर्धनारीश्वर रूप में हमको शिव मिलते हैं। इसी तरह से हरिहर के रूप में जब हम देखेंगे तो आपको आधा विष्णु और आधा शिव ऐसा मिलेगा, यही फेमस होता हुआ हमको दिखेगा। बाल विवाह जैसी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है इस समय काल में। जो कुषाण काल आएगा उसमें यह विकसित होती परंपरा हमको मिलेगी और जो स्त्रियों की दशा है वह गिरती हुई हमको दिखेगी। जो सामाजिक परिवर्तन हुए स्पेशली जैसे बाल विवाह को लेके या स्त्रियों की दशा को लेके, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से स्त्रियों की दशा समाज में परिवर्तित हुई है। प्राचीन भारत, हम आधुनिक भारत तक नहीं जाएंगे, हम प्राचीन भारत में ये समझेंगे कि किस तरह से स्त्रियों की स्थिति बदलती रही है। तो उसमें हम देख रहे हैं कुषाण काल में ही हमको बाल विवाह जैसी परंपरा दिख रही है और जो उपनयन संस्कार है जो कि पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी मिलते थे वह अब समाप्त हो गया है। अब स्त्रियों को उपनयन संस्कार से दूर कर दिया गया है। कला के क्षेत्र में हम देखें बहुत विकास होगा और दो चीजें आपको मिलेंगी, एक आपका गांधार कला और एक आपका मथुरा कला। इन दोनों का विकास हमको मिलेगा। जो गांधार कला आपको मिलेगी इसका जो विषय है वह हमको क्या मिलेगा? बौद्ध धर्म। तो एक कला ही पूरी क्या हो जाएगी? बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड हो जाएगी। और जो मथुरा कला है इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? जो ओवरऑल विकास होगा वो किसका होगा? बौद्ध धर्म का, क्योंकि गांधार कला डेडिकेटेड है और मथुरा कला में भी बौद्ध धर्म के अंश हमको मिलेंगे। तो इसलिए जो मुख्य आधार बन जाएगा कला का वह कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म। कनिष्क के समय में हम दो स्वतंत्र शैलियां देखते हैं, जैसे हमने बताया गांधार और मथुरा कला। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र मिलेगा आपको बामियान। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बामियान इसलिए फेमस है। यहाँ पर हमको मिलेगी क्या? बुद्ध की मूर्ति और जो पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। तो तालिबान शासन जब आता है इस अफगानिस्तान के क्षेत्र में तो वह इस बुद्ध प्रतिमा को नष्ट कर देता है। यह तथ्य हमने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा गया है और अगर यह रिपीटेड रूप में या किसी अन्य रूप में पूछा जाए दोबारा तो आप इसको सही टिक कर पाए। तो देखिए कला का विकास हो रहा है, बुद्ध हमको सबसे फेमस दिख रहे हैं या बौद्ध धर्म हमको सबसे फेमस दिख रहा है। गांधार कला के विषय में अगर हम देखें तो यह हमको ग्रीक बौद्ध शैली का उदाहरण मिलता है। जब ग्रीक से संबंध स्थापित होगा, यूनान से संबंध स्थापित होगा, तो हम देखेंगे जो यूनानी तत्व है वह तत्व मिल जाएंगे किससे? भारतीय तत्व से। और इससे जिस कला का जन्म होगा उसे कहेंगे क्या? गांधार कला। जैसे आपने देखा था मौर्य काल, और मौर्य काल में हमने देखा था स्तूप निर्माण यह बहुत ज्यादा हो रहे थे और स्तूपों भी हमने एक चित्र देखा था जो पशु चित्र बन रहे थे स्तूपों के ऊपर। यह जो पशु चित्र बनाने की कला है यह कला हमको कहां से मिलेगी? यूनान से, और उसका प्रयोग हो रहा था मौर्य काल में भी। तो इस तरह से एक शैली विकसित हो जाएगी कला की जिसमें यूनान के भी तत्व होंगे और उनका उपयोग किया जाएगा किसके साथ? भारतीय तत्वों के साथ। तो भारतीय तत्वों और यूनानी तत्वों इन दोनों का सम्मिलित रूप हमको मिलेगा गांधार कला के रूप में। और इसमें विकास सबसे ज्यादा या निर्माण किसका होगा सबसे ज्यादा? तो वह बौद्ध परंपरा के तत्व है या बौद्ध धर्म से संबंधित निर्माण है, इनका तेजी से विकास होगा। एक देवता हमको मिलता है अपोलो नाम, जो कि देवता है कहाँ का? ग्रीक का। जैसे यहाँ आप देखिए स्तूप निर्माण में परिवर्तन हो रहा था, उसी तरह से हम देखेंगे कि जो ग्रीक का देवता है अपोलो, इसी के जैसी मूर्तियां बनेंगी बुद्ध की। मतलब अपोलो की मूर्ति का प्रभाव मिलेगा आपको बुद्ध पर। दूसरा आप समझिए महायान की हमने बात की थी, जो कनिष्क के बाद या कनिष्क के समय ही विकसित होता है, चौथी बौद्ध संगति के बाद। जब यह महायान विकसित होगा तो बुद्ध को क्या माना जाएगा? देवता। प्लस अब बुद्ध की क्या होगी? मूर्ति पूजा। तो जब बुद्ध को देवता और मूर्ति पूजा के रूप में स्थापित किया जाएगा तो बुद्ध की क्या बनेंगी? मूर्तियां बनेंगी। उन मूर्तियों में इनका संपर्क होगा किससे? यूनान से। और यूनान का देवता कौन है? अपोलो। अब जो आपका ये देवता है अपोलो, इसी के जैसी मूर्तियां बनाई जाएंगी किसकी? बुद्ध की। तो यह हमको मिलेगा। और यहाँ तक जो मूर्तियों का परिवेश है उनमें हमको रोमन पहनावे का, उनके वस्त्रों का भी प्रभाव दिखेगा। गांधार शैली के अगर हम उदाहरण देखें तो हमको हद्दा और गैलियन में भी मिलते हैं, जो कि तीसरी सदी में फेमस है। इसके अलावा हम देखें जो बोधिसत्व की मूर्तियां हैं वह हमको बहुसंख्यक में मिलेंगी इस गांधार कला में। और मैत्रेय इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा, जो कि आपका है भविष्य का बुद्ध। मैत्रेय किसे कहेंगे? भविष्य के बुद्ध को। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो मैत्रेय भविष्य का जो बुद्ध है उसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा होंगी और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी हमको बहुसंख्यक में मिलेंगी। अब यह
बोधिसत्व क्या है? तो देखिए, जैसे हिंदू धर्म में या सनातनी परंपरा में एक तथ्य इस्तेमाल होता है मोक्ष, जो कि हर मनुष्य का लक्ष्य है। मोक्ष को प्राप्त करना है या जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। इसी तरह की परंपरा हमको मिलेगी निर्वाण के रूप, जो कि इस्तेमाल होगी बौद्ध धर्म में। इसकी चर्चा हमने पीछे की है। जब बात करेंगे निर्वाण की, तो यह निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का लक्ष्य होगा, जैसे मोक्ष प्राप्त करना लक्ष्य है सनातन धर्म का। तो जब यह निर्वाण की बात आएगी तो इसमें भी आएगा क्या? आपका कर्म सिद्धांत, और उसमें आप देखेंगे अष्टांगिक मार्ग। या अष्टांगिक मार्गों का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, यह आपको मिलेगा। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलेंगे इसमें बौद्ध धर्म में, तो ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए? निर्वाण मिलना चाहिए, और वह लोग उस व्यक्ति को निर्वाण दिलाने के लिए कर्म करेंगे। तो ऐसे लोग जो किसी दूसरे को निर्वाण दिलाने के लिए या पूरे समाज को निर्वाण दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को कहेंगे बोधिसत्व। शायद यह तथ्य आपको स्पष्ट हो गया। तो ये व्यवस्था स्थापित हो गई। हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव हमने देखा था भारतीय समाज पे, और मौर्य काल में भी यह हमको मिलता है। यह अब विकसित हुआ हमको मिलेगा। धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, यह सब कुछ मुद्राएं हमको बौद्ध धर्म की या बुद्ध की मुद्राएं हमको मिलेगी। जब हम चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर में इन मुद्राओं की, तब हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। किस तरह की मुद्राएं हैं, उनका क्या प्रभाव है, किस तरह के प्रदर्शन इनमें किए गए हैं, वह सब कुछ हम जानेंगे। मथुरा कला को अगर हम देखें तो यह हमको महावीर की मूर्तियों के रूप में ज्यादा दिखेगी, और जैन धर्म का प्रभाव हमको इस मथुरा कला में ज्यादा मिलेगा। लेकिन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव हमको मिलेगा। यह हमको पहली शताब्दी के आरंभ से ही प्रारंभ हुई दिखती है। तो मथुरा कला कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको पुरानी दिखती है। किससे? गांधार कला से। इसीलिए हम देखेंगे जो बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति है वह हमको मिलती है किसमें? मथुरा कला में। ज्यादा मूर्तियां बनेंगी गांधार कला में, लेकिन पहली मूर्ति मिलेगी हमको मथुरा कला में। बुद्ध के जन्म से संबंधित महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, मतलब बुद्ध की घटनाएं, जो उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनके विषय में हमको यहाँ मूर्तियां मिलेंगी। इसके अलावा मथुरा शैली की खासियत आप देखेंगे, इसमें अध्यात्म और भावुकता यह ज्यादा आपको मिलेगी। जब हम देखते हैं गांधार शैली, तो यह ज्यादा हमको भौतिक दिखता है, प्लस आपका अलौकिक दिखता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मथुरा कला की, तो यह ज्यादा हमको आध्यात्मिक दिखता है। मतलब इमोशनल एंगल ज्यादा दिखेगा हमको मथुरा कला में, और भौतिक एंगल ज्यादा हमको दिखेगा किसमें? गांधार कला में। इसके अलावा जो मथुरा कला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मथुरा कला विशुद्ध रूप से भारतीय है, इसका मिश्रण नहीं हुआ है। तो मथुरा कला का जन्म भारत में हुआ है, और भारतीय कला है। गांधार कला का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इस पर विदेशी प्रभाव है। अब हम देख लेते हैं जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बेसिक अंतर है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसा हमने देखा, गांधार कला बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित है, मथुरा कला बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म और जैन धर्म से प्रभावित है। लेकिन बुद्ध की मूर्ति आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले बनाई जाएगी कहाँ? मथुरा कला में। ज्यादा बनाई जाएगी गांधार कला में। कुषाण शासन के काल में इसका विकास हुआ गांधार कला का, और कुषाणों के समय ही मथुरा का भी विकास हुआ। गांधार कला ग्रीस और मेसोडोनिया, इनके प्रभाव से ज्यादा कनेक्टेड मिलती है हमको। वहीं जब हम देखेंगे मथुरा कला, यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और विशुद्ध रूप से आती है। इनमें जो तत्व इस्तेमाल होंगे उसमें ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, ग्रे सैंडस्टोन, इनका प्रयोग होगा। वहीं हम देखेंगे जो मथुरा कला है, इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग होगा। जो गांधार कला है, यह ज्यादा हमको मिलेगी कहाँ? गांधार क्षेत्र में और पाकिस्तान के क्षेत्र में। लेकिन जो मथुरा कला है, यह विकसित ज्यादा कहाँ होगी? मथुरा क्षेत्र में, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ समझिए, दो कनेक्टिंग पॉइंट बनेगा, इसका भारत का और यूनान का। वहीं पे ज्यादा हमको विकसित मिलेगी कौन सी? गांधार कला। जैसे आप देखेंगे तक्षशिला, जो कि एक कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में एस्टेब्लिश हो रहा था व्यापारियों के बीच। तो इन क्षेत्रों के आसपास ही ज्यादा प्रभाव मिलेगा किसका? गांधार कला। इसलिए हम देख रहे हैं गांधार क्षेत्र, जो कि आपका कहाँ है? अफगानिस्तान, प्लस आपका पाकिस्तान का क्षेत्र। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान है, उस समय तो भारत का ही क्षेत्र था। तो उन क्षेत्रों पर हमको विकसित हुआ मिल रहा है। बुद्ध की मुद्राओं को इसमें दर्शाया गया है। अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा। और ऐसा कोई चित्रण हमको मथुरा कला में नहीं मिलता है कि इस तरह की मुद्राएं दिखाई गई हैं। आध्यात्मिक बुद्ध, दाढ़ी वाले बुद्ध, दुखद बुद्ध, लहराते बाल, बड़ा माथा, लंबे कान, ये सब कुछ हमको मिलेगा किसमें? गांधार कला में। वहीं जब हम देखेंगे मथुरा कला को, तो हमको मुस्कान दिखेगी अच्छी। तो इनके सिर और चेहरे है, उनको ज्यादा मुंडा दिखाया जाएगा, अर्थात बिना बालों के या बिना दाढ़ी के ज्यादा दिखाया जाएगा। मांसल काया दिखाई जाएगी। सुंदर मुद्रा आपको दिखाई जाएगी इसकी, बुद्ध की। तो इस तरह से गांधार कला और मथुरा कला में हमको
अंतर मिलता है। 2-3 चीज आप याद रखिएगा। गांधार कला पे विदेशी प्रभाव है, मथुरा पे नहीं है। पत्थर का प्रयोग लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होगा मथुरा कला में। उसके अलावा ग्रे सैंडस्टोन और ग्रे ब्लू सैंडस्टोन का प्रयोग होगा किसमें, गांधार कला में। मुद्राएं हमको अलग अलग मिलेंगी, किसमें, गांधार कला में, मथुरा में नहीं मिलेंगी। और गांधार कला में हमको जो बुद्ध मिलेंगे वो हमको भौतिक रूप से ज्यादा प्रभावित दिखेंगे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो हमको बुद्ध मिलेंगे वो ज्यादा हमको आध्यात्मिक रूप से प्रभावित दिखेंगे। कुछ अन्य तथ्य हम देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे पक्षियों का उल्लेख हमको मिलता है जो तटरक्षक के रूप में काम करते हैं। यह हमको मिलेगा कहाँ, जातक कथाओं में। तो जातक कथाओं में जो बाबेरू का तट, वहां पर हमको ऐसे पक्षी मिलते हैं जो आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखते हैं और एक गुप्तचर की भांति काम करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं पक्षियों का उपयोग किया जा रहा है गुप्तचर के रूप में। जो फारस की खाड़ी का व्यापारिक मार्ग है वह हमको विकसित हुआ मिलेगा और इसी से व्यापार सबसे ज्यादा होंगे और संयुक्त व्यापार होंगे। मतलब अलग अलग देश के लोग इस व्यापारिक मार्ग का प्रयोग करेंगे और भारत से व्यापार करेंगे। तो जो पेरिप्लस है पुस्तक, उस पुस्तक के अनुसार जो अरब क्षेत्र के देश हैं वह इस सामूहिक मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं और सोने चांदी का निर्यात इसी मार्ग से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। तो इस तरह से हमने जो मरणोत्तर काल की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उसके विषय में काफी डिटेल से जान लिया है। परीक्षाओं में इन्हीं चीजों से लेके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर देना होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ा सके। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हिस्ट्री के लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत ही जल्द आपको इंडियन ईयर बुक का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिसमें इंडियन ईयर बुक के भी बहुत सारे तत्व होंगे। उसके अलावा जो फैक्चुअल चीजें हैं या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं उस बुक के पीछे वह भी बहुत डिटेल से आपको मिलेगी। तो प्लीज शेयर कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।